संघर्ष व्यक्ति के जीवन का पहला पड़ाव होता है और हर जीवन में हर वक्त संघर्षशील व्यक्ति ही सफलता के शिखर पर पहुंचता है। संघर्षशील व्यक्ति ही सफलता के पड़ाव पर पहुंचता है और जीवन भर जो संघर्ष व्यक्ति करता है उसी से उसकी सफलता का मापदंड तैयार होता है। आज हम आपको एक ऐसे व्यक्तित्व से मिलवाते हैं जिन्होंने संघर्ष के दौरान हर व्यक्ति के साथ मिलकर, उनके साथ जुटकर और अपने समय का सदुपयोग करते हुए आगे बढ़ने वाले बालकिशन जी राठी, आपका टीवी राजस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप राजस्थान में कहाँ के रहने वाले हैं और आप सूरत कब आए? मेरा राजस्थान में अजमेर के पास श्रीनगर करके हमारा गांव है। वहाँ से मैंने मेरी स्कूलिंग की थी 11th, और उसके बाद मैं फिर मुंबई चला गया सीए करने के लिए। 1985 में सीए करके मैं फिर सूरत पर आ गया। आपने स्कूली शिक्षा करने के बाद कॉलेज वगैरह सब मुंबई में किया? नहीं, कॉलेज मैंने फिर गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से किया। मैंने बीकॉम वहाँ से करके फिर मैं बॉम्बे आर्टिकलशिप के लिए चला गया था। तो हमारा जो उद्देश्य रहता है भाई, आपने जो स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद में जब आप मुंबई सीए करने के लिए आए तो सीए ही आप क्यों करने आए? इसके अलावा भी कुछ कोर्स होते हैं या कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए या बिजनेस के लिए भी आप बाहर निकल सकते थे? जनरली मैसूर समाज में हमारे सीए प्रोफेशन को काफ़ी महत्वता देते हैं। तो उस वक्त यही था भाई कि हमारे गांव में मैं ही पहला सीए करने के लिए गया था और मैं ही पहला सीए बना था वहाँ से। तो मेरा एक ये शुरू से उद्देश्य था कि मैं भाई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के और समाज की सेवा करूँ। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए आप जब मुंबई आए तो वहाँ पे कोई परिवार के सदस्य पहले रहते थे या आपने कैसे यहाँ पे अकेले रहने का निश्चय किया? हाँ, हमारे भाई साहब वहाँ मुंबई में ही रहते थे। वो बांसवाड़ा सेंटेक्स में प्रेसिडेंट थे, तो मैं वहीं पर ही मुंबई चला गया क्योंकि मुंबई में एक अच्छा सीए के लिए हमको प्रोफेशन के लिए वहाँ पर अच्छे आर्टिकलशिप के लिए भी सीए मिलते रहते हैं। तो सबका यही था कि भाई इसको बॉम्बे भेजा जाए, इसलिए फिर मैं बॉम्बे गया। वहाँ हमारे ब्रदर के वहीं पे मैं रहता था। आपने कहा सीए करने के लिए कितने पड़ाव पार किए? क्योंकि सीए कहते हैं बहुत आसान नहीं होती है। हर व्यक्ति के मन में सीए बनने की इच्छा ज़रूर होती है लेकिन सीए करना डिफ़िकल्ट होता है। तो कहीं आपको भी उस संघर्ष का सामना करना पड़ा? हाँ, ज़रूर संघर्ष तो सीए में रहता ही है। मेरे को भी 1-2 अटैम्प्ट लगे थे लेकिन हो गया सीए। मैं करीब 4 साल में सीए बन गया था और 84 के एग्ज़ाम्स दे के 85 में क्वालिफाई हो गया था। आपने एग्ज़ाम देने के बाद में, सीए बनने के बाद में कैसे फिर जीवन की शुरुआत की थी? क्योंकि जब डिग्री आ जाती है तो फिर एक वो तो होता है भाई अब कैरियर के लिए किस क्षेत्र में जाए, एक जॉब करे या कहीं प्रैक्टिस करे। तो कैसे आपने अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा कैरियर चुना? मुंबई में मैंने 1 साल सर्विस की थी। फिर मुझे लगा कि भाई यहाँ थोड़ा काफ़ी महंगा है मुंबई शहर, और उस मुंबई शहर में गुजारा शुरू में करना थोड़ा आसान नहीं था। तो हमारे यहाँ पर ब्रदर इन लॉ रहते थे सूरत में, मोतीलाल जी बाहेती। तो उनका यहाँ पर एडवोकेट का प्रोफेशन था और उसी वक्त सूरत में टैक्स ऑडिट गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दी थी। तो 1985 से एक अच्छा स्कोप हो गया था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, और सूरत शहर में काफ़ी ये इसका स्कोप था टैक्स ऑडिट का। तो मैं मुंबई से सूरत चला आया और यहाँ पर हमारे ब्रदर इन लॉ के साथ में मैं ज्वाइन हो गया। उनका एडवोकेट का प्रैक्टिस था और मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स प्रैक्टिस चालू कर दी थी। तब सूरत में रिंग रोड पे हालांकि 10-15 ऑफिस ही हुआ करते थे, इतने ज़्यादा ऑफिस नहीं थे। हमारा ऑफिस सबसे पहला ऑफिस था जो इस प्रोफेशन में था, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की और एडवोकेट के प्रोफेशन में। जैसे आपने कहा गांव का पहला सीए था और रिंग रोड पे ऑफिस भी पहला सीए का आपका ही था, तो ये सब उपलब्धियां आपके जीवन में जुड़ी। लेकिन कहते हैं प्रोफेशनल के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ लोगों को से जुड़ना, उनके अकाउंट को लाना, उनके साथ जुड़ के काम करना वो डिफ़िकल्ट होता है। तो आपने कैसे उस दौर को कैसे याद करते हुए कैसे आप लोगों के साथ जुड़े, कैसे आप लोगों के साथ काम लेके आए यहाँ पे? मेरा शुरू से ही एक ऐसा था कि भाई फेलोशिप करनी चाहिए, तो हमने यहाँ आकर के लोगों से काफ़ी मिलना जुलना चालू किया। यहाँ पे एक लॉयंस क्लब सिल्क सिटी सूरत था, उसको मैंने ज्वाइन किया। तो सिल्क सिटी में हमारे काफ़ी राजस्थान के भी उसमें मेंबर्स थे और यहाँ पे व्यापारी भी थे, तो उनसे हमारा एक अच्छा संपर्क हुआ। फिर 1987 में एक हमने यहाँ पे एक लॉयनेस क्लब भी चालू की, जिसमें हमारी श्रीमती शोभा राठी, मेरी पत्नी, वो चार्टर प्रेसिडेंट बनी और एक अच्छा ग्रुप बन गया। उससे हमारा धीरे धीरे सर्कल डेवलप हुआ और हम लोग हमारे प्रोफेशन में भी अग्रसर रहे और एक सोशल लाइफ भी अच्छी हो गई।
तो सूरत शहर में वैसे भी मिलना जुलना अच्छा रहता है। तो 1987 से ही हम लोग सोशली मिलते रहते थे, तो उससे हमारा व्यापार भी बढ़ा और लोगों से संपर्क भी बढ़ा। लेकिन जैसे आपने कहा भाई लोगों से मिलते रहे तो संपर्क, लेकिन जब आपने ऑफिस किया यहाँ पे शुरुआती दौर था तो कैसे आप रहते थे, कैसे खाते पीते थे? क्योंकि नए लोगों के बीच में जब आप आए तो रिश्तेदार तो कम होते हैं, जान पहचान वाले कम होते हैं, लेकिन समय आपको उतना देना होता है कि आपका यहाँ पे रहना, खाना पीना, जो संघर्ष होता है वो उस दौर में जो चुनौती होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। आपका कहना वाजिब है, शुरू में संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन उस वक्त सूरत शहर एक ऐसा शहर था जिसने हर आदमी को संभाल लिया। यहाँ पर जो भी यहाँ पर आया उसको अच्छा काम मिला और वो अग्रसर होता रहा। इसी तरह हम भी हमारे प्रोफेशन में धीरे धीरे बढ़ते रहे और एक अच्छे मुकाम पर यहाँ पर हमने हमारा काम चालू किया। उसके बाद में आपने जब सफलता के शिखर पर पहुंचे तो आपने समाज के साथ, लॉयंस क्लब के साथ साथ समाज को भी आपने महत्वता दी, और भी कई सामाजिक संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं जिसमें भी आप जुड़े, तो उन सब में जुड़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और क्यों जुड़े आप? हमारे यहाँ माहेश्वरी समाज शुरू में छोटा था, फिर हमने यहाँ माहेश्वरी भवन के लिए भी जगह ली, उसमें भी हम काफ़ी सक्रिय रहे। और फिर धीरे धीरे माहेश्वरी समाज ने यहाँ पर स्कूल भी चालू किया, उस माहेश्वरी स्कूल में भी शुरू में हम लोग सक्रिय रहे। और आज ये दोनों ही संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही है, उनका अच्छा नाम है सूरत में, और सबका सोशली अच्छा मिलन जुलना है यहाँ पर। तो आज सोशली भी कोई हम कमी महसूस नहीं करते हैं, सबसे मिलना करना रहता है, अच्छे प्रोग्राम होते हैं समाज के और सबका भाईचारा बना रहता है। हर वर्ष कुछ ना कुछ यहाँ पे लोग संगठित होकर के काम करते हैं। महर्षि समाज के अलावा काफ़ी संस्थाएं, चाहे वो सीए की संस्थाएं हो या फिर और अन्य समाज की संस्थाएं हो, जो धार्मिक संस्थाएं, उसमें भी आप काफ़ी एक्टिविटियां देते रहते हैं। फिर मैं सीए ब्रांच का यहाँ पे चेयरमैन बना था 1996 में। चेयरमैन बनने के बाद फिर एक इच्छा हुई कि भाई क्यों नहीं थोड़ा अपना विस्तार ज़रा बम्बई किया जाए। हमारे यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल है बॉम्बे में, उसका मैंने यहाँ पे चुनाव लड़ा, जो संस्था में करीब उस वक्त 80,000 मेंबर थे, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, तीनों, महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा, 3 स्टेट उसके अंदर आते हैं। उनके सीए सब इलेक्शंस के लिए हमारी काउंसिल का वोट होता है। वो मैंने इलेक्शन 1996 में चेयरमैन के बाद 2007 में मैंने वो इलेक्शन चालू जीता और 2007 से 2010 तक वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल का वाइस चेयरमैन रहा, जो कि काउंसिल का ऑफिस हमारे बम्बई में है। तो वहाँ उस संस्था से जुड़ने के बाद हमारा सभी जगह काफ़ी संपर्क हुआ, काफ़ी इंडस्ट्री से संपर्क हुआ, अच्छे हम लोग प्रोग्राम करते थे और स्टूडेंट्स के लिए भी हम लोग काफ़ी काम करते थे, जिससे एक हमारा सोशल स्टेटस भी ठीक रहा और मिलना जुलना भी बहुत हो गया। इससे हम लोगों का संपर्क बहुत बढ़ गया। ये काउंसलिंग से आप जुड़े थे और आप चेयरमैन बने सूरत के, फिर काउंसलिंग में आप आगे मेंबर भी, वाइस प्रेसिडेंट भी बने, तो ये सब चीज़ आपने किया था, इसका मोटिव क्या रहता है मेन? लोग, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं भाई इन सब चीज़ों में जुड़ने के बाद में आपका या संस्था का मोटिव क्या होता है? लोग, नए लोगों को, जो नए छात्र जो चार्टर्ड अकाउंटेंट करना चाहते हैं, या उनको कैसे जोड़ते हैं आप लोग, कैसे उनको मोटिवेट वगैरह करते रहते हैं? क्योंकि ये जो वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल है, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी नए नए कार्यक्रम देते रहती है, मीटिंग्स करना है यहाँ पे। और बॉम्बे में भी हम लोग काफ़ी प्रोग्राम करते थे इस बारे में, जिससे स्टूडेंट्स का भी काफ़ी लाभ होता था और वो सब प्रैक्टिकली हम लोग उनको काफ़ी वहाँ पर लेक्चर्स वगैरह अरेंज करवाते थे। उसके हिसाब से वहाँ पे हमारी संस्था, ये वेस्टर्न इंडिया रीजनल काउंसिल ने स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी काम किया। तो एक हमको भी एक हमारा सेटिस्फेक्शन मिलता था कि चलो हम आए तो कुछ हमने भी कुछ किया, हमने योगदान दिया है, जिससे हमारे सीए प्रोफेशन का और समाज का उससे काफ़ी विकास हुआ है। लेकिन आप जब इतनी संस्थाओं से जुड़े, महर्षि समाज हो, चाहे आपकी प्रोफेशनली जो काउंसलिंग है उसमें हो, या लॉयंस क्लब हो, सब में आप जुड़े, और आपका प्रोफेशनल भी ऐसा था जहाँ पे आपको काफ़ी समय देना होता था और परिवार को भी समय देना था, तो इस बीच में कहीं ऐसी खटासें परिवार के तौर पे आपके मन में आई? कभी परिवार के सदस्य वगैरह कहते थे कि आप हमें समय नहीं दे पाते हो जितना आप लोग बाकी लोगों को या संस्थाओं को देते हैं? ये थोड़ा बहुत समय तो जाता है, लेकिन परिवार का साथ रहता था उसमें, परिवार वालों का हमारे पूरा सपोर्ट रहता था, क्योंकि घर में जो हमारे बच्चे वगैरह हैं वो भी काफ़ी कहते थे भाई कि नहीं पापा, सबसे संस्थाओं से जुड़ना चाहिए। तो उस हाथ से हम लोगों को पारिवारिक कोई प्रॉब्लम नहीं, और हम आज काफ़ी संस्थाओं से यहाँ पे जुड़े हुए हैं। लेकिन जब आप राजस्थान से निकले थे, और उस समय का राजस्थान था जो आप 85 से पहले निकल गए थे राजस्थान से, और आज जो राजस्थान है
उसकी डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो क्या बदलाव आपको देखने को मिला है राजस्थान के अंदर? राजस्थान में भी आज काफ़ी चेंज आया है। वहाँ पर भी जो लोग जो अभी रह रहे हैं, तो हम जब जाते हैं राजस्थान तो लगता है कि भाई राजस्थान में कामकाज काफ़ी बड़ा है। हमारे टाइम में फिर इतना काम नहीं था, लेकिन आज राजस्थान काफ़ी बढ़ रहा है। और देखते हैं अभी वही बारिश वगैरह भी अच्छी हो रही है, तो आजकल उत्पादन वगैरह कृषि का भी अच्छा हो रहा है। तो राजस्थान में भी ऐसा नहीं है, राजस्थान में बहुत चेंज लग रहा है अभी। राजस्थान काफ़ी आगे बढ़ा है। लेकिन आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहाँ पे कहते हैं पत्थर काफ़ी मार्बल का, या जो किशनगढ़ है वो पत्थरों का गढ़ है पूरा। तो वहाँ से जो लोग काफ़ी व्यवसायिक तौर पे, सूरत हो या बॉम्बे हो या बेंगलुरु, काफ़ी लोग वहाँ के जो पत्थरों का काम बाहर करते हैं। लेकिन राजस्थान के अंदर उतना डेवलपमेंट नहीं होने का क्या कारण मानते हैं आप? राजस्थान में कह तो नहीं सकता कि डेवलपमेंट नहीं है, नहीं, राजस्थान में डेवलपमेंट हुआ है। आज राजस्थान में आप देखिए कि जो आप बता रहे हैं किशनगढ़ में मार्बल की मंडी, पहले एक बहुत छोटी मंडी हुआ करती थी, आज वो नेशनल लेवल पे मार्बल राजस्थान का जा रहा है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि राजस्थान में प्रोग्रेस नहीं है, वहाँ भी प्रोग्रेस अच्छी है। और मैं तो कहता हूँ कि राजस्थान में प्रोग्रेस होनी चाहिए। लेकिन आप जब राजस्थान जाते हैं तो वहाँ पे क्या ऐसे याद आते हैं, क्यों बचपन के जो साथी थे या जो खेल कूद आप बचपन में करते थे, जो खाना पीना करते थे, कौन सी ऐसी याद है जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? राजस्थान में भी हमारा घर है श्रीनगर, अभी भी हम लोग साल में एक बार वहाँ जाते हैं। राजस्थान से जुड़ाव है पूरा, और जब भी जाते हैं तो सबसे मिलते हैं। हमारे सारे रिश्तेदार अभी राजस्थान में ही हैं, कुछ लोग बाहर आए हैं, लेकिन राजस्थान से फिर भी पूरा लगाव है। तो यहाँ पे जब आप आए थे और आपने संघर्ष करके यहाँ पे एक पहचान बनाई अपनी सीए के अंदर भी और अपनी प्रोफेशनल अन्य सेक्टरों के अंदर भी, तो ये जो सक्सेस है इसका रोल मॉडल आप किसको मानते हैं? कैसे आप यहाँ तक पहुँचे हैं? वैसे हमारे घर में हमारे भाई साहब भी इंजीनियर थे, वो भी हमारे गांव के पहले इंजीनियर थे हैं। और दूसरे ब्रदर एक डॉक्टर हैं, वो भी राजस्थान में हमारे गांव से पहले ही डॉक्टर बने श्रीनगर से। तो उनको देख कर के मुझे भी ये लगा कि भाई मुझे भी कहीं ना कहीं किसी प्रोफेशन में अग्रगण्य स्थान लेना है। तो उनसे हमको, फैमिली से हमको बहुत मोटिवेशन मिला, बड़े भाई साहब से, और जो उनसे छोटे हैं डॉक्टर, उनसे हमको बहुत मोटिवेशन मिला। आज जो डॉक्टर है वो भी आज सूरत में ही है, डॉक्टर एस के राठी, वो भी हम लोग साथ ही हम लोग सूरत आए थे। जैसे आपने कहा कि भाई आपने भाई साहब से भी कुछ मिला, और गांव में जो भी आपके परिवार के सदस्य वो प्रथम सीए, प्रथम इंजीनियर, प्रथम डॉक्टर और प्रथम बिजनेसमैन भी शायद आपके परिवार से ही होंगे। तो ये जो प्रथम शब्द आपके लोगों, तो ये गांव के लिए कितना गौरवान्वित आप अपने आप को महसूस करते हैं? तो एक छोटे गांव से आकर के अपनी मेहनत करके और इस लेवल पे आना, तो मैं तो मेरे गांव का भी आशीर्वाद मानता हूं और मेरे परिवार का भी आशीर्वाद मानता हूं कि उन्होंने हमें ये प्रोफेशन में भेजा, और हम आज सूरत में अच्छा हमारे प्रोफेशन का काम कर रहे हैं। तो जो दर्शक हमारे देख रहे हैं आपको और जो जानना चाहते हैं भाई, जो बालकिशन राठी है जो इस स्तर पर यहाँ पे पहुँची है और मेहनत कर संघर्ष करके हर संस्थाओं से जुड़ के जब आप यहाँ तक पहुँचे हो, तो हमारे युवाओं को क्या मैसेज देंगे? मैं युवाओं को यही कहूँगा कि भाई मेहनत करते रहिए, मेहनत तो ज़रूरी है प्रोफेशन में। आप अगर मेहनत करेंगे तो डेफिनेट आप अपना स्थान अच्छा ग्रहण करेंगे और आपको एक एजुकेशन में भी आगे आएंगे। तो मेहनत करते रहना चाहिए। देखिए, काम तो सबको करना है, फल तभी मिलता है जब आप पूरी मेहनत करेंगे, मेहनत ज़रूर करनी चाहिए। आप जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बने थे तो उस समय उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, पढ़ने की भी इतनी सुविधाएं नहीं थी। आज टेक्नोलॉजी खूब हावी, और आप जैसे कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं 24 घंटे, और भी मोबाइल भी काफ़ी एक्टिव हो गए। तो ऐसे में युवा जिसको प्रॉपर गाइड मिलना चाहिए कि भाई आपको किस क्षेत्र के अंदर जाना चाहिए। जैसे आपके लोग अभी संस्थाएं काफ़ी कहती है भाई प्रशासनिक क्षेत्रों में भी जाना चाहिए, कुछ लोग हैं जो राजनीति क्षेत्र को भी अपना जाने लगे कैरियर के लिए। तो आपको क्या लगता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से कितना सुलभ हुआ युवाओं को आगे बढ़ने में? देखिए, नए बच्चे आज मैं कहता हूँ कि वो काफ़ी इंटेलिजेंट है और टेक्नोलॉजी को वो हमसे ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस है। तो आज के बच्चे को जो टेक्नोलॉजी मिल रही है वो हमारे टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो आज के बच्चों के लिए तो बहुत बड़ा फील्ड है, वर्ल्ड एक बहुत छोटा हो गया है। तो उसके अंदर टेक्नोलॉजी से वो काफ़ी कुछ मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं।
जी हाँ, अब दुनिया बहुत छोटी हो गई है और आप युवाओं के पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी है जिसके माध्यम से आप अपने क्षेत्र और अपने कैरियर के अंदर जिस कैरियर के अंदर जाना चाहे वहाँ पे आपको सुगंधा से उसके रास्ते मिल सकते हैं। बस आपको एक बात का ध्यान रखना, आप जिस क्षेत्र के अंदर भी जाते हैं उसमें अपनी पूरा 100% पूरी मेहनत और पूरा संघर्ष उसमें दीजिए ताकि आप भी सफलता के उस शिखर पर पहुँच सके। बहुत बहुत धन्यवाद बालकृष्ण जी राठी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।